नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो हमने अभी तक अपनी पिछली क्लास में हर्यक वंश के बारे में देखा था। हर्यक वंश की हमने 2 क्लासेस कंप्लीट की और हमने इसके बारे में देखा कि किस तरीके से हमने हर्यक वंश को समाप्त किया या हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को समाप्त किया और साथ में ही शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो आज हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो शिशुनाग वंश के बारे में हम मुख्यतः 2 शासकों, दोनों वंशों में 2-2 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश में हम शिशुनाग और काकवर्ण, जिसको कालाशोक भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ नंद वंश में हम महापद्मनंद और घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा विस्तृत कुछ पढ़ना नहीं रहता है, इनमें गिने चुने सवाल आते हैं, उसी के रिलेट करके उसी की समझ बनाते हुए हम इनको करेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं हम शिशुनाग वंश के बारे में। तो जब हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ते हैं तो शिशुनाग जो था, शिशुनाग के नाम पर ही ये बेसिकली नागवंश से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो शिशुनाग वंश में 2 शासकों के बारे में पढ़ना है। शिशुनाग वंश बेसिकली रहा है 412 से 345 तक इनका कार्यकाल रहा है। 412 से 345 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा है। तो बेसिकली इनके बारे में हमने देखना है कि इनने क्या क्या किया है या क्या क्या इनसे योगदान हुआ। तो पहले शासक जब हम शिशुनाग के बारे में बात करते हैं तो शिशुनाग ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि सबसे पहले तो इसने अयोग्य शासक, जो हर्यक वंश का सबसे अयोग्य शासक माना जाता है, कोई भी वंश तभी उसका पतन होता है जब उसके शासकों की योग्यता का अभाव रहता है। ठीक है, तो उसी माध्यम से हमें पता चलता है कि शिशुनाग ने जो नागदशक था, नागदशक हर्यक वंश का, नागदशक को हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग को लोगों द्वारा चयनित राजा भी कहा जाता है। हम जब देखते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाता है हर्यक वंश में और जो अयोग्य शासक रहते हैं ये सत्ता में उतना प्रभावी पकड़ नहीं बना पाते हैं, इसी के माध्यम से ही शिशुनाग आगे आता है। ये जो हर्यक वंश रहता है उसमें अमात्य के पद पर रहता है, फिर ये आगे आकर सत्ता संभालता है और शिशुनाग वंश की नींव डालता है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि नागदशक को हटाकर लोगों द्वारा चयनित राजा कौन माना जाता है? सबसे पहले शिशुनाग। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज रही। इसने साम्राज्य विस्तार किया अपना। ठीक है, साम्राज्य विस्तार किस माध्यम से किया? इसके साम्राज्य में इसने 2 चीजें ऐसी की कि सबसे पहली चीज तो इसने अवंती को राज्य में मिलाया, अवंती पर विजय की, और साथ में वत्स पर भी। उस समय अवंती में ही मिल चुका था वत्स, ठीक है, अवंती वर्मन के समय। तो अवंती को राज्य में मिलाने की घटना अभी तक अजातशत्रु जैसे शासक नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये शिशुनाग ने करके दिखाया। अवंती को अपने राज्य में विलय कर लिया, मगध में विलय कर लिया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज करी इसने क्या? वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। वैशाली दूसरी राजधानी क्यों? इसकी क्या जरूरत पड़ी? जो वैशाली के लिच्छवी थे ये वापस अजातशत्रु के बाद वापस फिर से खड़े होने की, फिर से उठने की कोशिश कर रहे थे। तो वैशाली पर, लिच्छवियों पर नियंत्रण करने के लिए इसने वैशाली को राजधानी बनाया। इसने अपने साम्राज्य विस्तार में क्या क्या किया? एक तो अवंती पर विजय हासिल की। अवंती पर विजय हासिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने साम्राज्य का विस्तार करना और साथ में ही वत्स पर अधिकार करना। ये अवंती और वत्स दोनों साथ में ही हासिल किए उसने। ठीक है, और दूसरा काम इसने क्या किया? प्रशासनिक सुदृढ़ता के लिए वैशाली को राजधानी बनाया। ये इसने 2 मुख्य काम किए जिससे इसको सुदृढ़ता मिली। अब क्या होता है कि शिशुनाग जब हट जाता है पद से तो उसके बाद उसका बेटा आता है कालाशोक। ठीक है, तो इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? कालाशोक। इसको कालाशोक कहते हैं, कुछ ग्रंथ पुराण इसको काकवर्ण कहते हैं। ये बेसिकली इससे पता चलता है कि इसका रंग होगा वो सांवला रहा होगा, काले रंग का रहा होगा, इसलिए इसको शायद काकवर्ण कहते हैं।
कालाशोक के समय सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हम देखते हैं तो कालाशोक ने क्या क्या किया। कालाशोक ने सबसे पहली चीज तो की राजधानी परिवर्तन। ठीक है, राजधानी ये वैशाली लेके गया था कुछ समय के लिए, इसने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, ये इसने सबसे महत्वपूर्ण काम किया। इसने कहा भाई सत्ता का केंद्र वापस पाटलिपुत्र होना चाहिए, क्योंकि यह साम्राज्य के मध्य में आता था। ठीक है, इसने सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र को बनाया। और क्या किया इसने सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके समय हुई क्या, सेकंड बौद्ध संगीति। सेकंड बौद्ध संगीति होती है, सेकंड बौद्ध संगीति करवाता है ये 383 में, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद। कब, 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में ये करवाता है। ये अध्यक्ष के लिए बुलाता है सभाकामी को। सभाकामी जो थेरपंथी थे उनके लिए सभाकामी थेर को बुलाता है। ठीक है, वैशाली में ही होती है जो बौद्ध संगीति होती है, वैशाली में ही बौद्ध संगीति करवाता है। और इसमें बौद्ध धर्म के दो पार्ट देखे जाते हैं, स्थावर और महासंघी। तो इतना हमें जानना पड़ेगा कि 383 में होती है, सभाकामी थेर इसकी अध्यक्षता करते हैं, सभागामी थे इसकी अध्यक्षता करते हैं। और क्या होता है, और स्थावर और महासंघिक दोनों में डिवीजन होता है इनका विचारधाराओं में बौद्ध धर्म का। ठीक है, कहां पर होती है ये और देख लेते हैं, वैशाली में होती है ये। ठीक है, वैशाली में इसका आयोजन होता है। क्या होता है इसमें, कालाशोक में अपन ने क्या क्या देखा, इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया वापस, क्योंकि इसने वैशाली तक पहुंचा दी थी राजधानी। ठीक है, सेकंड बौद्ध संगीति करवाता है, कहाँ, वैशाली में करवाता है। कब करवाता है, महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद 383 में। ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करते हैं सभाकामी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें स्थावर और महासंघिक में डिवीजन होता है। ये बेसिकली दो राजा माने जाते हैं, किसमें, शिशुनाग वंश में। शिशुनाग वंश में इससे ज्यादा, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बन सकता है, क्योंकि इनके बारे में हमें इतनी ही जानकारी हासिल होती है। बहुत कम समय के लिए शासन रहा, बहुत ज्यादा नहीं रहा। ठीक है, उत्तराधिकारी उतने अच्छे नहीं थे कि शासन को लंबा खींच सके। यही मेजर कारण होते हैं कि इनका शासन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पड़ा। ठीक है, वही शासन खत्म होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या रहते हैं कि इनके उत्तराधिकारी कमजोर थे। अब कमजोर उत्तराधिकारी के साथ साथ ये पता चलता है कि जो इनका अंतिम शासक रहता है, इनका अंतिम शासक माना जाता है नंदीवर्धन या महानंदिन नाम मिलता है। तो नंदीवर्धन या महानंदिन उनका एक अमात्य रहता है। अमात्य कौन रहता है, महापद्मानंद। महापद्मानंद के द्वारा नंदीवर्धन को हटाकर किसकी स्थापना की जाती है, नंदवंश की। तो अब हम इसमें इतना सफिशिएंट है, अब हम करते हैं नंदवंश। तो नंदवंश की जब हम बात करते हैं तो नंदवंश बहुत ही सक्षम, इतना समृद्ध रूप से विस्तारित था, बहुत ही ज्यादा धनाढ्य था नंदवंश। नंदवंश के बारे में कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं कि बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि ये शूद्र उत्पत्ति से हुए थे। ठीक है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं कि ये ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने सर्वछत्रांतक ऐसी उपाधियां ली, दूसरे परशुराम की उपाधि ली। ठीक है, तो अपन बेसिकली ये चीजें देखेंगे कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है या इसके बारे में अपन कहां तक कितनी जानकारी हासिल कर सकते हैं नंदवंश के बारे में। तो अपन हेडिंग बना लेते हैं, नंदवंश। जब हम नंदवंश की बात करते हैं तो इसमें भी बेसिकली दो ही साम्राज्य पढ़ने को मिलते हैं हमें। नंदवंश में 345 से 321 या 322 बीसी, 322 में चंद्रगुप्त मौर्य हटा देता है इसको, घनानंद को। तो जब अपन इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं महापद्मानंद के बारे में। महापद्मानंद के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो महापद्मानंद के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है कि भाई प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी करी थी। ठीक है, इसने सबसे पहले तो साम्राज्यवादी नीति अपनाई। साम्राज्यवादी नीति कैसे पता चलती है इसकी, साम्राज्यवादी नीति ऐसे पता चलती है कि इसने अपने प्रशासन में स्थिरता लाने के लिए या प्रशासन को सुचारू रूप से सुदृढ़ता से चलाने के लिए
प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी रखी, ठीक है, साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया इसने, ठीक है, जिसके लिए इसने टैक्सेस लगाए, ठीक है, ये मेजरली इसकी चीजें नहीं। इसने उपाधियां ली जो इसको दर्शाता है। इसने कौन सी उपाधियां ली? सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है, क्षत्रियों का नाश करने वाला। और क्या उपाधि ली इसने? इसने भार्गव की उपाधि ली, भार्गव की उपाधि ली। दूसरा परशुराम की उपाधि ली, ठीक है, दूसरा परशुराम। क्योंकि जिस प्रकार से परशुराम ने धरती को क्षत्रिय विहीन किया था, उसी तरीके से पुराण बताते हैं कि महापद्मानंद ने भी क्षत्रियों को, धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य था उस हिसाब से कहा था, ठीक है। इसने एक राट की उपाधि ली, इसने एक क्षत्र की उपाधि लेता है, ये एक क्षत्र, ठीक है, ये उपाधियां लेता है कौन? महापद्मानंद। अब महापद्मानंद के बारे में और क्या पता चलता है, ठीक है, इसने साम्राज्यवादी नीति के साथ साथ केंद्रीकृत शासन प्रणाली स्थापित की। केंद्रीकृत शासन प्रणाली की इसने अपने आमात्य स्थापित किए, आमात्य व्यवस्था इतनी अच्छी स्थापित की, अलग अलग प्रशासन के लिए अलग अलग आमात्य होते थे, ये इसने बहुत अच्छे से किया। और क्या किया इसने? और इसके समय पे अपार धन संपदा थी, अपार धन संपदा। संपदा के मामले में और सेना के मामले में नंद वंश इतना शक्तिशाली था। ऐसी कई कहानियां मिलती हैं हमें कि ऐसा माना जाता है कि जो नंद वंश के राजा होते थे वो गंगा नदी के घाट पर, गंगा नदी के किनारे एक गुफा होती थी। उस गुफा में लगभग महापद्मानंद के समय और घनानंद के समय लगभग 80 करोड़ सोने की मोहरें उस गुफा में रखी होती थी। और ऐसा माना जाता था कि कई ऐसे कर लगाए जाते थे जिनका कोई औचित्य नहीं होता था, जिससे जनता बहुत परेशान होती थी, लेकिन इनका कोष हमेशा भरा रहता था, इसलिए अपार धन संपदा होती थी। यही इनका मेन कारण रहा कि आगे चल के इनका पतन सुनिश्चित होता है इसी कारण से, ठीक है। तो ये महापद्मानंद के बारे में हमने क्या क्या देखा? महापद्मानंद ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई, इसका प्रशासन केंद्रीकृत होता था, ठीक है। इसने सर्वछत्रांतक, भार्गव, दूसरे परशुराम, एकराट ऐसी उपाधियां ली, ठीक है। इसका काल अपार धन संपदा के लिए माना जाता है कि जो मगध था, मगध बहुत ही संपन्न हो चुका था। इसी के बाद क्या होता है? इसके बाद अब घनानंद आता है। घनानंद जब शासक बनता है तो घनानंद के ही समय, जब मध्य भारत में घनानंद शासन करता है, तब उत्तर पश्चिम भारत में अलेक्जेंडर का यानी सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर का आक्रमण होता है, उसकी कहानी हम सुनते हैं, अभी देखते हैं। तो ये हो गया महापद्मानंद कंप्लीट। अब घनानंद का समय आता है। घनानंद के समय 326 में होता है सिकंदर का आक्रमण, ठीक है। जब सिकंदर का पोरस से युद्ध होता है वो अलग बात है, उसको करेंगे डिस्कस अपन। घनानंद के समय देखते हैं हम कि इसी के समय सिकंदर का आक्रमण भारत पर। सिकंदर का आक्रमण होता है, हालांकि मगध तक नहीं पहुंचा है सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था, क्योंकि उनको भी डर था कि इनको ऐसा पता था कि घनानंद की सेना बहुत अपार थी, ठीक है। घनानंद की सेना में लगभग 2 लाख पैदल सैनिक, 2 लाख पदाती, ठीक है, 20,000 घोड़े, 3,000 लगभग हाथी थे, 3,000 हाथी। ये इनकी सेना का विस्तार था, यानी कि बहुत बड़ी सेना होती थी इनके पास, जिससे सिकंदर की सेना को डर था कि कहीं हम मध्य भारत में जाएंगे तो ऐसा ना हो कि उलझ जाएं या वहां से वापस ना लौटें। इसलिए सिकंदर ने पोरस के साथ युद्ध करने के बाद ब्यास नदी के आगे जाने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया कि हमें बहुत लंबा समय हो गया है, अब हम वापस जाना चाहते हैं। ये हम विदेशी आक्रमण में पढ़ेंगे। तो अपन ने देखा कि सिकंदर का आक्रमण हुआ इसके समय पे। और क्या किया इसने? इसके समय अपन ने देखा कि किस तरह की सेना थी, अपार धन संपदा इसके समय पे भी थी, ठीक है। करों की संपदा, करों की मात्रा अधिक थी, अधिक, ठीक है। ये मेजर कारण रहे।
इसी के कारण ही क्या होता है, इनका पतन होता है। ठीक है, लेकिन इसके पतन की मूल जड़ होती है चाणक्य के अपमान में, चाणक्य का अपमान। ऐसी कहानी मिलती है कि जब तक्षशिला पर आम्बी का शासन होता है, तक्षशिला कहां पर, गांधार में, तक्षशिला पर आम्बी शासन करता है, तो वहां पर आक्रमण करता है सिकंदर, सिकंदर आक्रमण करता है और आम्बी आत्मसमर्पण कर देता है, आम्बी आत्मसमर्पण करता है और उसको आगे सहायता करने का वादा करता है। तो तक्षशिला से वहां पे पढ़ाते थे कौटिल्य या चाणक्य, तो वहां से भाग कर आते हैं मगध की ओर, मगध की ओर आके घनानंद को बताते हैं कि अलेक्जेंडर का भारत पर या सिकंदर का भारत पर आक्रमण होने वाला है, अपन को तैयारी करनी पड़ेगी उसकी। तो घनानंद इनका अपमान कर देता है चाणक्य का, कहता है कि आप कुछ नहीं जानते हैं मगध की सेना के बारे में। तो घनानंद अपमानित होकर जब जाता है तो वो अपनी चोटी खोल के कहता है, ये चोटी अब तभी बांधूंगा मैं जब मैं नंद वंश का पूर्णतः उन्मूलन कर दूंगा भारत की धरती से। ठीक है, तो ये जाते हैं, फिर उनको चंद्रगुप्त मौर्य मिल जाता है जिसको साथ में लेके जाते हैं। ये कहानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय की रहेगी। तो एक ये कहानी मिलती है कि चाणक्य का इस तरीके से अपमान होता है। एक शक्टाल की कहानी मिलती है, जो शक्टाल अमात्य होता है, ये और चाणक्य मिलकर बदला लेते हैं। शक्टाल किसका, नंद वंश का, घनानंद का वो होता है, इसके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है घनानंद के द्वारा। तो ये कहानी रहती है जिससे शक्टाल और चाणक्य दोनों मिलकर अपमान का बदला लेते हैं, ये कहानी चलती है। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा कि घनानंद कैसे कैसे पतन की ओर जाता है, अपने टैक्सेशन के कारण लोग भी इसका विरोध करते हैं। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य, सीजी मौर्य, घनानंद को हत्या कर देता है और नंद वंश का पतन कर किस वंश की नींव डालता है, मौर्य वंश की। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने देखा आज शिशुनाग वंश के बारे में और नंद वंश के बारे में। ये अब समाप्त हो चुके हैं। अब भारत पर एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित होगी जिसको हम मौर्यन एम्पायर के नाम से जानते हैं। मौर्यन एम्पायर थोड़ा लंबा चलेगा। तो आज की क्लास काफी छोटी थी, 2 वंश पढ़ लिया हमने इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।